ये लास्ट पार्ट होगा उम्मीद है। ओके, बहरहाल। अच्छा जी, लॉसेस में निकालें एग्जाम्पल 6 पेज 298। चैप्टर नंबर 14। एग्जाम्पल 6 पेज 298। पेज 298 है। अच्छा जी। अच्छा भाई, सैलरी आ रही है बुरी बस, बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन अच्छी बस, कैपिटल गेन और स्पेकुलेशन बुरी सवारी। तो फिर तो कोई मसला ही नहीं, बस इन दिनों बुरी सवारियां हैं तो इनको नीचे फेंक दें, कैरी फॉरवर्ड कर लें और उन दोनों को क्या कर लें, जमा। ऐसा ही है ना। और फिर अगले साल ज़रा समझिएगा बात, अगले साल सैलरी में प्रॉफिट आ रहा है, बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन में लॉस आ रहा है, कैपिटल गेन में प्रॉफिट आ रहा है और बिजनेस स्पेकुलेशन में प्रॉफिट आ रहा है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि मैं, ये तो बुरी बस है, अगर मैं 2011 का सोल्यूशन करना शुरू करूं तो 2011 का सोल्यूशन करते हुए मैंने आपको कहा था मेरी आंखों के सामने ये वाला डाटा होना चाहिए। ऐसे ही है, जब मैं 2011 का न्यूमेरिकल सॉल्व करूं तो 11 का डाटा मेरे पास होना चाहिए और 10 के लॉसेस मेरे पास होने चाहिए। डन। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ये तो हो गई बुरी बस, ये हो गई अच्छी सवारी, और ये दोनों बींगा बस अच्छी हैं। इन अच्छी बसों को पिछले साल के भाई माइनस करने में इस्तेमाल करूं या इनको इस्तेमाल करूं इस साल का लॉस माइनस करने में? ये देखना पड़ेगा कि इस साल का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है या नहीं। अगर इस साल का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है तो अभी माइनस ना करें क्योंकि इसके अगले 6 साल बाकी हैं, और अगर इसका इस साल का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता तो माइनस कर लें। फिलहाल ये लॉस बुरा लॉस नहीं है, ये अच्छे, ये अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है ना अगले साल, तो इसको कैरी फॉरवर्ड कर लें अगले सालों में। इसका क्योंकि एक साल अब गुजर गया तो इनको पहले माइनस कर लें, शायद ज्यादा बेहतर है। कुछ समझ आई बात की? तो इसलिए क्या पुराने सालों के लॉसेस माइनस करूं या इस साल का लॉस माइनस करूं? उसमें दोनों दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। बेहतर क्या है? पुराने सालों का, इस साल का कैरी फॉरवर्ड हो सकता है तो बस ठीक है, फिर पहले कौन सा माइनस कर लें? पुराने सालों के। तो अगर आप देखें, हम सैलरी को आउटर कॉलम में लाए हैं 90 को, इनमें से हमने पुराने सालों के क्या माइनस किए हैं, और पुराने सालों के लॉसेज ही इतने थे कि प्रॉफिट बचा ही नहीं, इसलिए हमने जो इस साल वाला लॉस है 30, उसे सिर्फ क्या कर लिया है, कैरी फॉरवर्ड। लेकिन अब इसके आपको पता है 6 साल बाकी हैं, और इन दोनों के कितने साल बाकी हैं, 5 साल। ऐसा ही है। तो ये इसलिए भाईजान आपको बुलाया था। अच्छा, आंसर स्क्रिप्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स कुछ देख लें जरा। नहीं, आई कैप के नहीं है, इतने ज़्यादा पहुंच नहीं है अभी। अच्छा जी, ये साहब ने पेपर सॉल्व किया लेकिन इन्होंने ऊपर हेड ऑफ इनकम तो लिख दिया, लेकिन मिस्टर क्या इनकम एंड टैक्स दे रहा हूँ टैक्स ईयर ये लिखना भूल गए। अच्छा जी, उसके बाद इन्होंने वर्किंग्स की हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस की और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन की, और फेस पे लाके इनका नाम भी लिखा है। ठीक है। देखें लिखा हुआ इन्होंने
if second hand plant and machinery is purchased from foreign country, then it will be eligible for initial allowance. ठीक है. However, it is purchased from Pakistan, then it will be ineligible. अब कोई लफ्स नहीं है तो नॉट एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन या नॉट एलिजिबल फॉर इनिशियल अलाउंस, सॉरी ये लिखना था आपने, नॉट एलिजिबल. इनेजिबल कोई लफ्स नहीं है. अब देखें वो कोई पॉइंट था जिसमें 3 साल पुरानी लाइबिलिटी ऐड करनी है. वहाँ रूल ये था कि वेयर अ डिडक्शन इज अलाउड फॉर एन एक्सपेंडिचर एंड द पर्सन हैज़ नॉट पेड द लाइबिलिटी विद इन 3 years, द अनपेड लाइबिलिटी शेल बी एडेड इन द इनकम इन द बोले इन द फर्स्ट ईयर फॉलोइंग द एंड ऑफ थर्ड ईयर. तो जिस एंड ऑफ टैक्स ईयर से आपने गिनना शुरू करना है. अब इन्होंने इसमें ना लॉ की प्रोविजन लिखी, इफ दीज सप्लाईज आर ऑफ 2022 आर स्टिल अनपेड देन इट विल बी चार्जेबल इन 2026. तो ये तो इन्होंने सही लिख दिया कि 23, 24, 25, 26 में ऐड होंगी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस. हेड भी बता दिया. हाउएवर रिमेनिंग अमाउंट शैल बिकम डिसअलाउड इफ लायबिलिटीज ऑफ रेलेवेंट ईयर वुड नॉट बी विद 3 years ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. फाइनेंशियल ईयर का लफ्ज़ वहाँ नहीं है, वहाँ से टैक्स ईयर का लफ्ज़ है उस सेक्शन के अंदर. तो इस तरह का थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है. पहले लॉ की प्रोविजन लिखें और फिर उसको सिनेरियो से जो है वो लिंक करने की कोशिश करें. अच्छा, अब आप देखें इन्होंने ये सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू किया. इन्होंने स्टार्ट ही वर्किंग से किया. अच्छा, इन्होंने स्टार्ट ही वर्किंग से किया है. इनपुट, अब न्यूमेरिकल का फेस अब पता नहीं कहाँ जाके इनका शुरू होना है. ये इन्होंने इनपुट निकाला है, ये इनपुट मशीन का निकाला है, ये सप्लाईज निकाली हैं, ये पोर्शनमेंट हो रही है, ये माशाल्लाह जो न्यूमेरिकल शुरू हो गया है सेल्स टैक्स लायबिलिटी चलते चलते बीच में. तो इसलिए मोहतरम इसको आपने अच्छा उन्होंने डेड सेल का भी बता दिया. एग्जाम्ड सेल का इनपुट डेड होगा, ये नीचे नोट डाल के अंग्रेजी में डाल दिए. तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है कि एग्जाम्ड सेल का कितना इनपुट बनता है, यानी डेड की बताने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि न्यूमेरिकल में हम इसको एंड पे नहीं लाते थे. टैक्स पेड टू फॉरेन गवर्नमेंट, भाई टैक्स पेड टू फॉरेन गवर्नमेंट माइनस नहीं होता, फॉरेन टैक्स क्रेडिट इसका नाम है और ये लोअर ऑफ एक्चुअल और एवरेज के ऊपर कैलकुलेट करके माइनस होता है. इसका नाम ये नहीं है टैक्स पेड टू फॉरेन कंट्री. अच्छा जी, इनपुट टैक्स में आपको पता है परचेज इन्होंने किया कॉटेज इंडस्ट्री से, लेकिन परचेज की फिगर नहीं लिखी. अगेन यहाँ भी परचेज की फिगर नहीं लिखी. आपको पता है परचेज की फिगर लिख के हम आगे डैश डालते थे ताकि उसको फिगर तो पता चले ना एग्जामिनर को कि फिगर कौन सी चल रही है. दिस एक्ट मे नॉट बी कंसिडर्ड एज टैक्स अवॉइडेंस. बस कोई सवाल आया होगा इवेजन के अवॉइडेंस के, बल्कि आपके टर्म टेस्ट में आया था. तो बस दिस मे बी कॉल्ड एज टैक्स अवॉइडेंस. कोई रीज़न नहीं, कोई वजह नहीं, कोई कुछ नहीं. बाकियों में इन्होंने सवाल की. तो कंक्लूजन को अगर आप सिंपल देके आएंगे, उसे सिनेरियो से रेफर नहीं करेंगे. वो भाई एंट्रीज हो रही हैं, लो जी पेपर है सेल्स टैक्स का, इनकम टैक्स का, और इसमें जनरल एंट्रीज हो रही हैं, सेल डेबिट डेटर क्रेडिट. नहीं आप लोगों में से नहीं होते, ये पता नहीं कौन है. अच्छा, नाउ टैक्स पेयर इज जस्टिफाइड इन दिस केस, सो नो वैल्यू ऑफ शो कॉज नोटिस. रीज़न लिखना चाहिए था, लेकिन लॉ की प्रोविजन भी कुछ इन्होंने लिखनी थी. लॉ की प्रोविजन लिखे बगैर ही इन्होंने कोई कंक्लूजन. ये जी इनकम प्रॉपर्टी में सेल्स से चलते हुए लाउड स्लाउड पता नहीं क्या माइनस कर रहे हैं ये. और हर स्टेप पे इन्होंने जो है वो एक ब्रेक भी लगाई है. पहले खर्चा माइनस किया, फिर ब्रेक लगाई, फिर खर्चा माइनस किया, फिर ब्रेक लगाई, और पता नहीं कौन. ये सैलरी हो रही है जी सॉल्व, इनकम फ्रॉम सैलरी. कोई बोनस कमीशन क्या है कुछ नहीं पता. ये पूरा ही इसी तरह सॉल्व हो रहा है वैसे पेपर मुझे लगता है. ये जी न्यूमेरिकल का फेस है, सैलरी प्रॉपर्टी, पता नहीं IFFS क्या चीज़ है. ये जी ये है, ये जी इनकम फ्रॉम बिजनेस का सॉल्व हो रहा है. अच्छा जी, सेल, भाई आउटपुट की हेडिंग देनी थी, या सेल टू फलां बंदा, फिर उसमें से ये इसने माइनस किए हैं कुछ. क्रेडिट सेल टू अनरजिस्टर्ड इज अलाउड. अच्छा ये न्यूमेरिकल में जी ना इन्होंने सेल की हेडिंग दी है, ना इनपुट की, ना इनपुट मशीन की. बस ये 3 कॉलम इसने डाल दिए हैं. हालांकि एग्जामिनर को पता नहीं कि आपको टीचर ने किस पैटर्न पे कराया होगा. हर टीचर का पैटर्न अलग होता है. तो यू हैव टू शो जो चीज़ें हम वाइट बोर्ड पे शो करते थे. अब कुछ लोग टीचर ये वर्किंग किसी और तरह कराते हैं, कुछ किसी और तरह कराते हैं. इनका तो पता नहीं ये क्या मूड है साहब का. ये भी कोई न्यूमेरिकल है, ये पूरे एक पेज पे है. अच्छा जी,
अगेन ये वही वाला, अमाउंट्स नहीं लिखी, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड और वो सारा लिख दिया, अमाउंट्स नहीं लिखी, ये कुछ नहीं है। अच्छा, यार ये होता है ना ऑफर ऑफ सेटलमेंट। इफ अ टैक्स पेयर हैज फाइल्ड एन ऑफर ऑफ सेटलमेंट एंड ओवरसाइट कमिटी हैज डिसाइडेड द केस, टैक्स पेयर satisfied with the committee, now taxpayer follow the decision of committee and pay the amount of tax within the bound by taxpayer, or the taxpayer pay and default surcharge or penalty। taxpayer आपको पता है 4 शराइ थी, taxpayer does not appeal to court, ये और taxpayer revised his correct return to commissioner। ये कुछ अपनी तरफ से इन्होंने बात लिखी है, लेकिन कुछ इन्होंने थ्योरी लिखने की कोशिश की है। अच्छा, अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट, STA बड़ा लिखा करें, और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में भी ITO बड़ा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ये बड़ा कमाल पेपर दिया है किसी ने। अच्छा, ये आ जाना, गुजर गया कुछ। If a registered person is liable to pay any tax, default, surcharge or penalty under any law administered by board, the refund under Sales Tax Act shall be made after adjustment of amount. So in the above scenario, QL shall have paid default surcharge of 25,000 in order to claim input refund of ये। तो कुछ लोग लॉ की प्रोविजन भी लिखते हैं और साथ उसके कंक्लूजन भी लिखते हैं, साथ साथ 17% लग रहा है। ओके, दिल की आवाज़ बॉल पॉइंट पे आ गई। चलें ठीक है, कुछ था यार और भी था इसमें। अच्छा, मुझे बता दें कौन सी बिल्डिंग का बेचना बिजनेस के चैप्टर में जाएगा? जो दुकान की बिल्डिंग है उसका बेचना कहाँ जाएगा बोलें? इनकम फ्रॉम बिजनेस के चैप्टर में। चलें ठीक है, इट्स ओवर। अच्छा जी, ये निकालें जी, बस ये 2-2 मिनट की चीज़ें, इनको फारिग करें, फिर वो जो 1-2 हल्के फुल्के न्यूमेरिकल हैं वो करते हैं। फिर पेज 379 बाद में निकालिएगा, पहले निकालें पेज 236, क्वेश्चन 5 के बी का 1 और 2, पेज 236। किस चैप्टर में है? कैपिटल गेन में है। इसमें पढ़ें सवाल, क्वेश्चन 5। Gulzar is a Pakistan resident and operates under various businesses. He disposed of the following assets during the year. इमूवेबल प्रॉपर्टी उसने बेची है 50 मिलियन की, उसकी कॉस्ट है 25 मिलियन, टैक्स फॉलोइंग डिडक्शन इसकी अलाउ हो चुकी है इतने। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन फ्रॉम अबव ट्रांजेक्शन। तो जी आई कैप का सोल्यूशन आया था कि नो कैपिटल गेन विल बी कैलकुलेटेड बिकॉज इट इज़ अ बिजनेस एसेट। बस ये सोल्यूशन था, बच्चे गेन निकालने बैठ गए। क्यों? जिस बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन दी होगी ना, एक ही चैप्टर में बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो सकती है, एंड दैट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो जिस बिल्डिंग की डेप्रिशिएट दी होगी, डेप्रिसिएशन दी होगी, वो बिल्डिंग फिर कहाँ यूज हो रही होगी? बिजनेस के चैप्टर में। तो अगर आपकी दुकान की बिल्डिंग है, उसका बेचना बिजनेस के चैप्टर में जाएगा, लेकिन अगर आपने अपना कोई घर बेच दिया, प्लॉट बेच दिया, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी बेच दी, कोई फ्लैट बेच दिया, वो कैपिटल गेन में जाएगा। तो डेप्रिसिएशन इस चीज का सबूत है कि ये बिल्डिंग कहां यूज हो रही थी? बिजनेस में। इसलिए बिजनेस एसेट्स का बेचना कैपिटल गेन में नहीं जा सकता। तो बच्चे इसको सॉल्व करने बैठ गए थे। वर्स्ट तरीन सवाल है आईकेप की हिस्ट्री में, 2013 में आया था, 9 साल हो गए हैं, उसके बाद आइंदा कभी ऐसा सवाल नहीं आया कि दिखने में लग रहा हो सॉल्व करना है लेकिन जवाब कुछ और हो।
A car was disposed of 1.2 million. The car was acquired इतने. The tax WDV of car was इतने. The car was being partly used for business and partly for purpose. थोड़ी सी बिजनेस में यूज हो रही है, थोड़ी सी इसकी ज़ात पर्सनल यूज हो रही है. ऊपर लिखा भी हुआ है ये वेरियस बिजनेसेस कर रहा है. मोहतरम, इसका भी यही जवाब था. इसकी कैलकुलेशन नहीं करनी थी, गेन लॉस नहीं निकालना था, ये सारा डाटा इग्नोर करना था. जो बिजनेस पर्पस और पर्सनल पर्पस के लिए गाड़ी यूज हो रही हो उसको आप बिजनेस के चैप्टर में लेके जाते हैं और बिजनेस के चैप्टर में जाके आप उसे बेचते हैं. तो इसका गेन लॉस भी किस चैप्टर में जाएगा? बिजनेस के चैप्टर में. और सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी? कैपिटल गेन. इसलिए इसका जवाब भी यही था कि नो नीड ऑफ कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन. लेकिन अल्लाह का शुक्र है आगे उसने हाथ हल्का रखा है, एंटीक बेचा है और फिर सिक्योरिटीज बेची हैं. ये सारे किस चैप्टर में जाती हैं? कैपिटल गेन. तो पहले दो का जवाब था कि नो नीड ऑफ कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन बिकॉज बोथ आर बिजनेस एसेट्स. ओके. यार ये ना असल में देखें, ये 2019, ये है 2018, ये है 2020, ये है 2021, ये है 2022. अब अगर आप यूज करें 20x8 20x9 तो इधर क्या करेंगे? क्योंकि ये जो है ना x, ये इस 1 की रिप्लेसमेंट में है. एक्सलेंट. नाउ यू विल यूज y. क्या लिखेंगे? 20y 0, 20y 1 एंड 20y 2. कुछ समझ आई बात? अच्छा, लेकिन अगर इधर मैं x की जगह w यूज कर लूं, 20w8 20w9. नाउ w के बाद क्या आता है? तो इसको मैं लिखूंगा 20. डन. नाउ इट इज 2018, इट इज 2019, इट इज 2020. असल में ये जो है ना, ये इसको आपने सेम रखना होता है. अगर ये 2 है तो इधर x, और अगर ये 1 है तो इधर x या x से पिछला डिजिट. समझ आई बात? तो ये कुछ इस तरह बनेगा. 2019 के साथ अगर 20w9 आया तो फिर 2020 के साथ x आएगा ना, और फिर 2021 के साथ 20x1. क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट जी, ये मैं दिखाता हूँ अभी. ये पेज बिल्कुल क्लास के एंड पे दिखाऊंगा. यार म्यूचुअल फंड्स का परचेज करना, इस पे सेक्शन 62 वाला टैक्स माफ़ होगा. असल में ये म्यूचुअल फंड ना शेयर्स टाइप चीज़ होती हैं, तो अगर कभी पेपर में आ जाए तो इस पे सेक्शन 62 वाला टैक्स माफ़ कर दीजिएगा. और म्यूचुअल फंड्स का बेचना वो भी फिर सिक्योरिटीज़ में जाएगा, टैक्स ऑन सिक्योरिटीज़. नेक्स्ट चले जी, ये आखिरी बात. सेक्शन 60C पेज 71, लोन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर फॉर हाउस. पेज नंबर कौन से? 71, चैप्टर 6. ये अक्सर बच्चे सवाल पूछ रहे हैं. एक बार याद रखिएगा, एम्प्लॉई अगर घर बनाने के लिए लोन ले तो लोन पर जो इंटरेस्ट पे करता है वो खर्चा नहीं है. लोन पर जो इंटरेस्ट पे करता है वो डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे माइनस करने की इजाजत है. तो आप जरा तसल्ली से बात सुनिएगा. अगर एक बंदे ने घर बनाने के लिए लोन लिया और लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे किया, तो मैंने कहा था अगर वो इनकम प्रॉपर्टी कमा रहा है फिर तो इनकम प्रॉपर्टी में ही खर्चे के तौर पे माइनस कर दें. लेकिन अगर एक बंदे ने घर बनाने के लिए लोन लिया और लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे किया तो डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे माइनस करने की इजाजत है. लेकिन अगर वो लोन बैंक से ले, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन से ले, फिर लेकिन अगर वो लोन अपने एम्प्लॉयर से ले ले और वो एम्प्लॉयर इनमें से कोई एक हो जिसमें पब्लिक कंपनी भी है, अगर वो लोन अपने एम्प्लॉयर से ले ले तो इसका 2-फोल्ड इफेक्ट होगा. लोन अगर एम्प्लॉयर से तो लोन पे एम्प्लॉयर इंटरेस्ट छोड़ भी रहा होगा, वो इंटरेस्ट का छोड़ना किस में जाएगा? सैलरी में. और एक और इंपैक्ट होगा, उस लोन को घर बनाने में इस्तेमाल कर रहा होगा, तो जब लोन को घर बनाने में इस्तेमाल कर रहा होता है तो एक बेनिफिट इसको मिलेगा, डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे माइनस करने की इजाजत है. अब इसमें करेंगे क्या? हम देखेंगे कि हमारा एम्प्लॉयर कौन है. एम्प्लॉयर है जी हमारा लिस्टेड कंपनी. एम्प्लॉयर क्या है?
ही ऑब्टेन्ड द लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर फॉर हाउस, किसके लिए लिया? घर बनाने के लिए लोन लिया। अब इसका टू फोल्ड इफेक्ट होगा, वो पे कितना इंटरेस्ट कर रहे हैं? 6, तो सेव, तो सैलरी में तो 4 ऐड होगा ना, ये तो याद है ना आप सबको, सैलरी में 4 ऐड होगा। मसला क्या है, अब अगर मेरा एम्प्लॉयर लिस्टेड कंपनी है, इट मींस कि मुझे एक बेनिफिट भी मिलना चाहिए। क्या बेनिफिट मिलना चाहिए? इंटरेस्ट माइनस करने की इजाजत होनी चाहिए एज अ डिडक्टेबल अलाउंस। लेकिन वो ना लॉ मेकर खुश होकर ना पूरा 10% माइनस करने देगा, वो 6 नहीं, वो पूरा बेंचमार्क रेट आप माइनस करेंगे। तो ये बात बस थोड़ी सी बतानी थी कि डिडक्टेबल अलाउंस में आपने कितना माइनस करना है, उसमें आपने 10 और 6 का डिफरेंस 4 या 6 इन चक्रों में पढ़ना है, या पूरा 10%? पूरा 10%। तो डिडक्टेबल अलाउंस में आपने पूरा 10 माइनस कर देना, बस ये बात याद रखिएगा। चलें, ओवर हो गया। अब कौन सा पेज रह गया हमारा? 379। इसकी टेंशन नहीं लेनी, ये इंशाल्लाह एंड पे कर लेंगे। एक जी हमारा सवाल रह गया, पेज 115 क्वेश्चन 12 निकाल लेंगे, 15 मिनट का सवाल है इंशाल्लाह। पेज 115 क्वेश्चन 12, एक एम्प्लॉय शेयर स्कीम की एडजस्टमेंट है, वो मैं देखूंगा, रनिंग भी कर लेंगे। पेज 115 क्वेश्चन 12, सैलरी का चैप्टर निकाल। चैप्टर 19 में कोई आप मुझे सवाल ढूंढ के दे सकते हैं जिसमें उसने कोई पिछले साल की अमाउंट उसे मिली हो? कोई सवाल ऐसा ढूंढ के दे सकते हैं कि सैलरी के चैप्टर में आपको कोई पिछले साल की अमाउंट मिली हो? पॉज करो जरा। अच्छा यार, पेज 402 पे हमने एक सवाल किया था, सैलरी में ना जब पिछले साल की अमाउंट मिलती है तो मैंने कहा था इसी साल में इनकम में डाल दिया करें, क्योंकि सैलरी इज टैक्स्ड ऑन रिसीव्ड बेसिस। लेकिन अगर आपको लगे कि रिसीव्ड बेस पे टैक्स लगने से मेरी इनकम बढ़ जाएगी, तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि जिस साल की वो थी उस साल में भी जाके डाली जा सकती है। तो अगर मैं क्वेश्चन 32 आपके सामने रखूं, तो क्वेश्चन 32 के अंदर जो हमने क्लास में किया था सवाल सगीर वाला, उसमें आपको एक एडजस्टमेंट मिलेगी। ऑन 31 अगस्त ही रिसीव लीव इन कैशमेंट ऑफ 1 लाख रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर। और हमारा साल कौन सा था? 30/20 का। 30/20 का 30/20 के सवाल में हमने किस साल की इनकम डाल दी थी? पिछले साल की मिली है, पिछले साल की अमाउंट नहीं, नहीं 3 ईयर तो गोल्डन हैंडशेक होता है यार, वो तो कुछ भी नहीं है। आपको कोई तनख्वाह एम्प्लॉयर ने देनी थी, कोई बोनस देना था, कोई अवार्ड देने थे, पैसे, वो पिछले साल नहीं दे सका, नहीं थे पैसे, इस साल उसने दे दिया, तो किस साल इनकम में डालेंगे? इसी साल, इसी साल। तो सैलरी को उसी साल इनकम में डाला जाता है जिस साल मिली। पिछले साल आपको 11 तनख्वाहें मिली क्योंकि एम्प्लॉयर का कोई मसला चल रहा था, बेचारे के पास पैसे नहीं थे। इस साल 12 भी मिली और पिछली 1 भी मिली, तो इस साल कितनी तनख्वाह इनकम में डालेंगे? 13, बिकॉज सैलरी इज टैक्स्ड ऑन रिसीव्ड बेस। तो ये पिछले साल का कोई अमाउंट मिली है, मिली 31 अगस्त को है, इसलिए हमारे साल की इनकम में डाल देंगे। अच्छा, एक ऑप्शन ये भी तो होती थी कि 30/19 के साल में इस अमाउंट को डाल के चेक करो कि रेट अच्छा बन रहा है या नहीं। वो ऑप्शन हम क्यों नहीं यहां कर सकते चेक? क्योंकि पिछले साल का डाटा ही नहीं है, डाटा सिर्फ किस साल का है? 30/20 का। 30/19 का पूरा डाटा अवेलेबल है, सैलरियां, मेडिकल अलाउंस, सब कुछ 30/19 का पूरा डाटा अवेलेबल है। जब 30/19 का डाटा ही अवेलेबल नहीं है तो हम मजबूरन क्या करें? जो भी अमाउंट 19 की 20 में मिली उसे किस साल डाल दें? क्योंकि एज अ जनरल रूल सैलरी इज टैक्स्ड ऑन रिसीव्ड बेस। जनरल रूल है, सैलरी टैक्स होती है रिसीव बेस पे। ये बात आपको सैलरी के चैप्टर से भी दिखा देता हूं। सैलरी के चैप्टर में पहले सफे पे ही हमने पढ़ लिया था, एनी सैलरी रिसीव्ड, रिसीव होगी तो इनकम में डाल दो। लेकिन एक रिलैक्सेशन हमने पढ़ी थी, वो बहुत देर से जाके पढ़ी थी हमने रिलैक्सेशन, वो हमने कहीं जाके पढ़ी थी पेज 90 पर, कि वेयर एनी सैलरी इज पेड इन एरियर, जहां पुरानी सैलरी मिले तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि सैलरी को उसी साल डाल दो जिस साल से वो क्या करती है? रिलेट करती है। अब इस कॉन्सेप्ट पे बेस करके जो न्यूमेरिकल है, पेज नंबर कौन से? 115, क्वेश्चन नंबर 12। और 31 दिसंबर 2001
अब ये 2021 ले लीजिएगा इसको पेपर में, और 31 दिसंबर 2021, 31 दिसंबर 21 बनता है, बोले 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 30 जून 22, और 31 दिसंबर 21 30 जून 22 का साल बनता है, और 31 दिसंबर 2021 डॉक्टर, और कैलकुलेशन भी 2022 की मांगी है। ये 2021 है, ये 2022 है, डिफरेंट साल है। नहीं, आपको पता है 2002 का साल शुरू कब होता है? 2002 का साल शुरू कब होता है? 1 जुलाई 21 को शुरू होते हैं, 30 जून 22 को खत्म होता है। तो हम इसके मिड में रिटायर हुए हैं किस दिन, या रिजाइन किया है? 31 दिसंबर 2001। तो हमारे साल 31 दिसंबर 2021 को, अब इसको आप आसान करने के लिए लिख सकते हैं x को 2021, 31 दिसंबर 2021, और इसको 31 दिसंबर 2022। ऑन 31 दिसंबर 21 जमाल रिटायर्ड फ्रॉम जनरल हॉस्पिटल इन जनवरी 2002। कब 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 कब? इन जनवरी 2002। ही रिसीव्ड फॉलोइंग अमाउंट्स इन फाइनल सेटलमेंट। उसने फॉलोइंग अमाउंट्स मिली हैं इन फाइनल सेटलमेंट। एक तो 6 लाख रुपया मिला उससे लीव इनकैशमेंट के तौर पे, प्रोविडेंट फंड के तौर पे उसे पैसे मिले हैं, और इन जनवरी 2022 यानी रिटायर होते ही फौरन इसे 13 लाख और 17 लाख कोई पुरानी तनख्वाहें मिली हैं, 20W9 और 20X0। अब 20X0 कौन सा साल होगा? 2020। अब X से पीछे जाने तो X से पीछे W होगा, तो 2019। तो 2019 और 2020, 2019 और 2020 की तनख्वाहें इसको एरियर में मिली हैं। जमाल हैड रिसीव्ड मंथली सैलरी ऑफ 5 लाख फ्रॉम जुलाई 2001, फ्रॉम जुलाई 2001 टू 31 दिसंबर 2001 या 21, जो भी आप कर लें। तो ये 2021 डन। आगे डेटा नहीं पढ़ना आपने जरा। जी न्यूमेरिकल किस साल के? 2022 का। अगर मुझे 2022 में 2020 और 19 के पैसे मिल जाए तो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, बस इनकम में डाल दें। जी टैक्स ईयर 2022, जमाल रिसीव मंथली सैलरी ऑफ 5 लाख। वो कितने महीनों की मिली होगी इसे? 6 महीनों की, क्योंकि 31 दिसंबर 21 तक इसने जॉब की है ना। तो 2022 जिसको हमने अपने समझने के लिए क्या किया, 2022 जी इनकम फ्रॉम सैलरी, बोलें जी बेसिक सैलरी 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 6, 12 नहीं, वही बोंगी मार दी ना। पहली लाइन पढ़ो, वो किस वक्त तक नौकरी करता रहे? 31 दिसंबर तक। तो 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 6 मिलियन। आगे चलो, लीव इनकैशमेंट के पैसे मिले हैं कितने? 6 लाख। आगे चलो, उसने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसने को छोड़ो, कौन है जी? लीव इनकैशमेंट 6 लाख। आगे क्या है भाईजान? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जो अक्यूमुलेटिव बैलेंस मिलता है वो माफ होता है। अब मैं आपको खोल के रिवाइज नहीं करवा रहा। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जो फाइनल सेटलमेंट में पैसे मिलते हैं वो माफ होते हैं, क्योंकि हर साल एम्प्लॉय एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट को छेड़ा होता है हमने, शायद याद हो। तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के पैसे में एग्जाम कर रहा हूं, और 13 लाख और 17 लाख मिला है 2019 और 20 का। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अभी जनरल रूल क्या, सैलरी को किस बेस पे टैक्स लगाएं? रिसीव बेस पे, ठीक है। तो सैलरी ऑफ 2019 कितनी? 13 लाख। और सैलरी ऑफ 2020, डब्ल्यू के बाद एक्स आएगा ना, 2020। इसका मतलब है कि 2021 का कोई पुराना बकाया जात नहीं रहता था। फिर 2022 से पिछला 21 होगा ना। 21 के कोई बकाया पैसे नहीं रहते थे, 20 के बकाया पैसे रहते थे, 19 के बकाया पैसे रहते थे, 18 का भी कोई बकाया पैसा नहीं रहता था।
ये कौन सी अकाउंटिंग है? इसको मैं बड़ी सी हेडिंग देने लगा हूं, इफ सैलरी इज टैक्स्ड ऑन रिसीव्ड बेस जी 6600 डन। इसका जरा मुझे टैक्स निकाल दो जाके। टेबल 2 क्यों? सारी सैलरी है ना, सारी सैलरी है। टेबल 2 जी बताओ। 670 प्लस 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 ऑफ 1600 917 500 नहीं है ये यार, आखिरी न्यूमेरिकल में आप लोग ऐसे कर रहे हैं, टाइम है 1000 ओके डन। आगे देखें जी। अच्छा पहले यहां तक थोड़ा देख लें सारा, बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू से शुरू करते हैं। हमारा साल कौन से? 2022। शुरू कब हुआ होगा? 1 जुलाई 21 और खत्म 30/22, जिसको मैं 1 जुलाई 20x1 भी कह सकता हूं और 30 जून 20x2 भी कह सकता हूं। इसको सामने रख के ना, ये आपने पेपर में आते किया करना है, ब्रैकेट बना के ना ये लिख लिया करना है। इसको नहीं लिखेंगे ना ब्रैकेट बना के तो कंफ्यूजन रहेगी आपको। अब आप इन तारीखों को सामने रख के ऑन 31 दिसंबर 21 नजर मारें, ऑन 31 दिसंबर, ठीक, यानी 6 महीने उसने नौकरी की और नौकरी करके वो रिजाइन कर गया। इन जनवरी 20x2, ये पढ़ के ना जनवरी 20x2, इन जनवरी 20x2 इधर ही कहीं, इन जनवरी 20x2 उसको ये पैसे मिले हैं। इसमें 13 लाख उसको मिला है 20W9 का। अब आपने कहा 20W9, W तो X से पहले होता है, तो 20W9 मींस 2019। उसे 2019 का कितना मिला? 13 लाख और 2020 का 17 लाख। फिलहाल मुझे बता दें ये सारा डेटा 2022 का है, इसमें बस 2 अमाउंट्स पुरानी मिली हैं। तो जनरल रूल है सैलरी इज टैक्स्ड ऑन, तो इन पैसों को हमने इस साल डाल दिया। इसका मतलब है अगर मैं रिसीव्ड वाली अकाउंटिंग पे रहूं तो ये पिछले सालों में इनकम में नहीं गए थे, तभी तो आज रिसीव हुए, तो मैंने इनकम में डाले। अब जरा देखें, हिज टैक्सेबल इनकम ड्यूरिंग द पिछले 4 साल आर एज फॉलोज। पिछले 4 सालों की इनकम उसकी ये है। मुझे बता दें, अगर उसने पिछले 4 सालों की इनकम आपको दे दी है तो पिछले 4 सालों की ये जो इनकम दी है, इसमें क्या गया हुआ 13 या 17, या ये पिछले सालों का एक्चुअल डेटा दे रहा है? पिछले सालों का एक्चुअल डेटा दे रहा है, और उसमें ये 17 और 13 नहीं गया हुआ। क्या 13 गया हुआ है इस फिगर में? क्या 17 लाख इस फिगर में गया हुआ है? आई रिपीट, क्या 13 लाख इस फिगर में शामिल है? क्या 17 लाख इस फिगर में शामिल है? अच्छा, वैसे ही मैं आपके सामने जरा एक थोड़ा सा ना लेंथी काम एक करने लगा हूं। एक न्यूमेरिकल में आपके सामने लिखने लगा हूं, टैक्स ईयर 20x1 का, 2021 का। 2021 के न्यूमेरिकल में इनकम कितनी थी और टैक्स कितना था? 2021 के न्यूमेरिकल में इनकम कितनी थी और टैक्स कितना था? 48 लाख और 6,30,000। 48 लाख और 6,30,000। अच्छा, मैं आपके सामने ना वो वाला न्यूमेरिकल जो वो सॉल्व कर चुके हैं 2020 का, वो जरा लिखने लगा हूं। 2020 का 3800 और 300, ये मैं सारी रिसीव्ड वाली आपके सामने लिख रहा हूं। इनकम कितनी? 3800 और टैक्स 3 लाख और 20W9 3200 और ऊपर हेडिंग मैंने क्या दी हुई है? रिसीव्ड वाला। टैक्स ईयर 2000
19 W9, इसकी इनकम 32 लाख और इसका टैक्स, असल में ना इस डेटा आप सवाल में भी लिखा रहने दे सकते हैं, यहां उतारने की दोबारा जरूरत नहीं है, लेकिन जब ये डेटा मैं यहां लिखूंगा ना तब आपको जरा कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर हो जाएगा, वरना ये डेटा यहां उतारने की जरूरत नहीं है पेपर में। अच्छा वैसे ना 2018 को मुझे टच करने की जरूरत नहीं है, उस साल कोई मसला ही नहीं है, 2018 का कोई मसला है ही नहीं। अगर आप टच कराना चाहते हैं 2018 तो मैं टाइम ज़ाया करने के लिए 2018 भी लिख देता हूँ, लेकिन उस साल का अल्लाह का शुक्र है कोई मसला ही नहीं है। 20W8 इनकम 28 लाख और टैक्स 359,500। अब मोहतरम आपने ये वो डाटा ले लिया है कि 13 लाख और 17 लाख को 19 और 20 की बजाय आपने जनरल रूल लगाकर 22 में डाला है, ऐसा ही है। तो मैं इधर भी रिसीव्ड अकाउंटिंग फॉलो करा था, इधर भी रिसीव्ड, इधर भी रिसीव्ड, इधर भी रिसीव्ड, इधर भी रिसीव्ड। अब मैं ये सारी कैलकुलेशन करता हूं एक्रूवल के लिए, बट आप मुझे बता दें इस कैलकुलेशन के अंदर मैं क्या करूं, जल्दी 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 जल्दी। एक्रूवल वाली में क्या करूं, ये सारी कैलकुलेशन एक्रूवल वाली के करूं, क्या करूं, इन तीनों को उठाऊं, तीनों को उठाऊं, उठा के जमा कर दूं, बस 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 एक्रूवल में मैं इन तीनों को जमा करूंगा बस। क्यों, एक्रूवल अकाउंटिंग में तो मेरी अकाउंटिंग मुझे ये सिखाती है ना कि जिस साल कमाया उस साल में डालो, या जिस साल मिला। बट इफ आई गो ऑन एक्रूवल अकाउंटिंग, अब तो मैं नई बिल्कुल अकाउंटिंग करूंगा, तो एक्रूवल में मैं मेरे इन तीनों को जमा करूंगा, तीनों को जमा करके इनकम निकालूंगा, उस इनकम पे क्या, और इस 13 और 1700 को जो मैंने इग्नोर किया है इनको कहूंगा पुत्र चल, 1300 को बुलाऊंगा, बुला के डालूंगा 3200 में, और 1700 को बुलाऊंगा, बुला के डालूंगा 3800 में, और इसी तरह की कैलकुलेशन और कर लूंगा। चलें जी बिस्मिल्लाह। अब मैं कौन सी वाली पूरी अकाउंटिंग करने लगा हूं, एक्रूवल वाली। सोल्यूशन इतनी डिटेल से नहीं हुआ हुआ, लेकिन कॉन्सेप्चुअली कराना पड़ेगा। इफ आई यूज कौन सी अकाउंटिंग, एक्रूवल, तो डेटा टोटा तो निकला हुआ है, सिर्फ उठाना ही है। पहला साल कौन सा, 20x2, बोलें जी। बेसिक सैलरी 3 मिलियन, लीव इनकैशमेंट, सवाल के नंबर कितने थे, 7 नंबर। तो अब ये नहीं करना था कि आपने इतना सा सॉल्व करके आ जाते 7 नंबर के लिए, कि मैं तो जनरल रूल लगाया, कैश बेस पे सैलरी को टैक्स लगा दिया जी। आगे रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड जी, कितना टोटल, मैं कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहा हूं, एक्रूवल, ठीक है जी। अब आप टैक्स निकाल देना, हिम्मत तो करनी पड़ेगी, टैक्स तो निकालना पड़ेगा, जाएं जरा टैक्स निकालें। 3,70,000 प्लस 20% ऑफ 1 लाख, जवाब बताओ, 3,90,000। टेबल 2, ठीक है जी। आगे 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 2021 क्या करूं, 2021 की तो कोई अमाउंट बकाया मिली नहीं, इन दोनों को एज इट इज उतार लो, इन दोनों को एज इट इज लिख लो। 2021 की इनकम 48 लाख, जाके आप चेक ना करें उसने सही रेट लगाए होंगे, टेंशन ना लें। टैक्स कितना, 6 लाख। इस साल को मैंने क्यों नहीं छेड़ा, कुछ क्योंकि छेड़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि भाई को हमने छेड़ना है सोई में। अच्छा आगे 2020, आप बता दें गलत इनकम कितनी है, 3800। इसमें तो सिर्फ रिसीट वाली चीजें डली हुई हैं, जो रह गई थी वो वाली किधर थी, ये तो 1700 ये डालें। अब इस साल की इनकम बताएं, 3800 जमा 1700, डन, कितना आ गया, 55 लाख। इस पे जरा हिम्मत करके ना टैक्स निकालना पड़ेगा यार, टैक्स ही डायरेक्ट निकाल के दिखा दें, मुझे निकलवाए ना। क्या 782, मैं आपके समझने के लिए यहाँ चैप्टर 4 लिख देता हूँ, चैप्टर 4 में इधर इसलिए नहीं गया कि यहाँ कोई एडजस्टमेंट ही नहीं। अब अगला साल कौन सा, 20x, नहीं पीछे आ रहे हैं हम, 20W9।
2W9 की 32 लाख की फिगर सही है या इसका भी कोई पुराने पैसे रहते थे? तो इसकी इनकम एज पर क्वेश्चन 3200, पुरानी 1300, टोटल 45 लाख पे यार टैक्स निकाल दें जाके चैप्टर 4 में। $5,17,00,000 डन। इसके बाद 20W8 इसको एज इट इज उतार लें। इनकम कितनी? 28 लाख और टैक्स 359,500। अब एक बात आपसे करने लगा हूं जिसके बाद आप कहेंगे अच्छा, इधर देखो, एक बात करने लगा हूं। 22 में पैसे मिले 19 और 20 के, नहीं अभी मैंने बात पूरी नहीं की। 22 में पैसे मिले 19 और ऑप्शन 1 22 में डाल दें ऑप्शन 1 और 19 और 20 को ना छेड़ें। 19 और 20 में जो टैक्स जा चुका 22 में डाल दें ऑप्शन 2, 22 में ना डालें 19 और 20 में डाल दें। तो मेरे पास अगर कोई ऐसा एरो होता मैं इसको पकड़ के लाता, 1300 और 1700 को पकड़ें, कैमरा साथ साथ मेरे, 1300 और 1700 को पकड़ के ऑप्शन 1 22 में डाल दें और पुराने सालों में जो हो गया उसकी खैर है। ऑप्शन 2 1300 और 1700 को पकड़ें और पकड़ के 22 में ना डालें, ये 1300 था, ये 22, ये 1300 और 1700 को इधर डाल दें। वैसे फायदा हुआ इस तरह ये बात। तो ये दो ऑप्शंस अवेलेबल है, या तो पिछले सालों को छेड़ें मलंगों को, पिछले मलंगों को छेड़ें, या पिछले मलंगों को अपने हाल पे पड़ा रहने दें और इधर कर दें। पेपर में क्या करेंगे? दोनों करके आएंगे, दोनों करके आएंगे। अच्छा अब मुझे यार ये तो सवाल था इस तरह का। अब इसमें असल में ना उसने ना पंगा लिया था कैप ने, इसमें आप ये वाला साल इग्नोर कर सकते थे सॉल्यूशन में क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना था। इसमें आप ये वाला भी इग्नोर कर सकते थे साल क्योंकि इसमें भी सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ना था। अब आपने कैलकुलेटर पकड़ के मुझे बताने कौन सी ऑप्शन फिजिबल है। कैलकुलेटर पकड़ें, कैलकुलेटर पे लिखें 1030 103, बस 1030 काफी है। जमा 630 जमा 300 जमा 404.5 जमा 359.5 कंक्लूजन। एक्रूअल वाला टैक्स कितना बना टोटल? समेशन लिख दो कितना? 2724। ये एक्रूअल वाला टैक्स बन गया, ये रिसीट वाला। ओके गाइस, आई एम हियर, यू आर हियर, नो हरी। उधर कौन सा दरवाजे के बाहर आई कैप खड़ा हो, जल्दी भेजो मुंडिया नु, छेती छेती जितनी पेपर लेना है। अच्छा 390 प्लस 630 प्लस 782.5 प्लस 570 प्लस 359.5 जी 2722। बता दें ये सेविंग कितनी हो जाएगी? सेविंग 2 नहीं 2000 नहीं होगी, वो 2 ही बन रही है, लेकिन हाँ इन द एंड तो 2000 ही बनेगी। तो बता दें जी इस ऑप्शन में कितनी सेविंग बनती है? 2000 की। कौन सी वाली ऑप्शन में? रिसीट वाली में तो ज्यादा टैक्स बन रहा है। वो जो कह रहा था मैं पेपर में ये कर दूंगा आसान काम, तो आसान काम करके टैक्स पेयर को मरवा देंगे आप। इधर टैक्स कितना बन रहा है? 2724 और इस ऑप्शन में टैक्स कितना बन रहा है? 2722। एक मिनट, ये को गड़बड़ किया आपने यार। इधर तो सेविंग 8000 बन रही है। या तो आप लोगों ने कहीं टैक्स गलत निकलवाया है या आप लोगों ने टोटल गलत करवाया। 2732। आप जरा डिफरेंस लो। 8। अच्छा अब आप मुझे ये बताएं कि मैंने जो सॉल्यूशन में कैलकुलेशन की है उसमें मैंने सेविंग कैलकुलेट करते हुए 390 782 570 390
782 570 की है, इन दोनों को क्यों इग्नोर किया मैंने सोल्यूशन में? क्योंकि ये सेम रह रहे हैं ना, ये सेम रह रहे हैं, तो इसलिए इन दोनों को मैंने इग्नोर किया। बहरहाल बेहतर ये है कि सारे को टोटल करें, क्योंकि इस तरह पेपर में पता नहीं शायद आपको चलेगा कौन सा डाटा लेना है कौन सा इग्नोर करना है। काम बड़ा सादा सा, वो कह रहे हैं काम मुकाओ, सही हो, काम बड़ा सादा सा है, इतना सादा है, लंबा काम है, लंबा काम है, बहुत लंबा काम है, बट इतना सादा है कि इन दोनों फिगरें गायब हो गई हैं, इन दोनों फिगरों को पकड़ के या इधर डाल देना, या ऑप्शन 2, या इन दोनों फिगरों को पकड़ के इधर डाल देना है, और दोनों सूरतों में देखना है टैक्स पेयर के लिए कौन सा टैक्स फिजिबल है। अब बता दें दोनों में से कौन सा टैक्स फिजिबल है, ये वाला, तो इसलिए ये इस ऑप्शन की तरफ जाएगा। ओ सॉरी, ऊपर वाला 2724, इसलिए ये इस ऑप्शन की तरफ जाएगा। डन। हम रिकमेंड करेंगे कि तुम टीका लगवाओ, सर्जरी ना करवाओ, हद होगी। हम ये रिकमेंड करेंगे देयरफॉर द टैक्स अंडर रिसीट बेसिस इज फिजिबल। हमें कैसे पता चलेगा? हमने दोनों मेथड करने हैं, इसीलिए आपको थोड़ी देर पहले मैंने सगीर वाला सवाल कराया। सगीर वाले सवाल में पिछले सालों का डाटा अवेलेबल था, तो फिर क्या ये कैलकुलेशन कर सकते थे पिछले सालों वाली? नहीं। तो फिर कौन सा रूल लगाया था? जनरल। सैलरी को किस बेस पे लगाया था? और अगर सवालों में पिछले सालों का डाटा भी दे दे फिर उन्हें बाउंड टू रूल। क्या 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 बबलू बोली जा आज। हाँ, नंबर सवाल के जो हैं, क्या 7 नंबर का सवाल है, ये करके तशफी हो जानी थी आपको, 2.5 नंबर इधर 1 नंबर इधर, नंबरों पर डिपेंड करता है ना, और पिछले सालों का डाटा अवेलेबल है ना बबलू। दो बातें हैं, नंबर भी हैं, पिछले सालों का डाटा भी है। फिर तीसरी ऑप्शन ये है कि मैं आ जाऊं पेपर में। दो बातें तो मैंने आपको बता दी हैं। क्या कौन सी बातें हैं? दो नहीं, पहला और दूसरा नंबर देखें आप, 7 नंबर, और दूसरा यार छोटी सी तेरी आशा है, मैं तुझे इतनी बड़ी चीज सीए की बातें बता रहा हूँ और तू तेरी सुई अड़ी हुई है यार। ये क्या लोग हैं यार, कहाँ से आए हो? अच्छा मुझे बताएं चैप्टर कौन सा है वो जिसमें पेज 379 है? पेज 379 है, वो चैप्टर कौन सा है? हाँ जी, चैप्टर नंबर पेज 379। विच रेट्स आर गिवन इन पेपर, वो आपको मैंने पेपर खोल के दिखा दिए थे। हाउ टू प्रिपेयर थ्योरी याद करके। अब ये बच्चे सवाल पूछते हैं, ये सारे बच्चों के सवाल हैं, अब मैं क्या जवाब दूं इनके? अब याद करके आप लिख तो नहीं सकते इन दिनों में, बस अब याद ही कर सकते हैं, और जो याद किया हुआ वही याद होना है। आप अगर नहीं चीज़ें याद करने बैठ जाएंगे तो ठीक है, टाइम पे आपके डिपेंड करता है, लेकिन पहले 3 चैप्टर। अच्छा आपने कितने समय तैयारी की थी टैक्स की? आप तो पास हो गया है ना? अच्छा ठीक है। मैंने सुना आपने आखिरी महीने में लेक्चर बाय किए थे। किस तारीख को बाय किए थे लेक्चर? 28 जनवरी को। कॉस्ट और टैक्स दोनों बाय किए थे, और 28 जनवरी से 28 फरवरी, 1 महीना आपने लगाया था, और मार्च में पेपर थे। दोनों के लेक्चर लिए आपने पूरे 1 महीने में। पास कौन से हुए थे दोनों में से? दोनों पास हो गए। अच्छा, साथ वाले को कौन ही मारे? तेने तो 6 महीने हो गए पढ़ते हैं। तेरी मेहरबानी यार, तेरी मेहरबानी। ओके अच्छा जी, नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ प्रिपरेशन इन एग्जाम लीव्स। तरतीब क्या होगी आपकी? मैंने बता दिया था, सेल्स टैक्स ताज़ा किया हुआ उसे कर लें, पहले 3 चैप्टर कर लें, उसके बाद इनकम टैक्स के आप जो है वो कर लें, उसके जो हैं हेड्स ऑफ इनकम, और फिर उसके बाद बाकी चीज़ें बाद में कर लें। आपको मशवरा दो इनको, इसमें कोई शॉर्टकट पहले सेल्स टैक्स कर लें, पहले 3 चैप्टर कर लें, उसके बाद इनकम टैक्स के हेड्स कर लें, और उसके बाद इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल्स कर लें, फिर उसकी थ्योरी की तरफ मूव करें। ये कितने दिनों में हो जाएगा? सेल्स टैक्स मेरे ख्याल से अब 1 दिन में हो जाना चाहिए, पहले 3 चैप्टर तो आधे दिन में हो जाने चाहिए, क्योंकि जिस तरह आप लोग यार हद हो गई अब। और 2 दिन में हेड्स ऑफ इनकम और उसके न्यूमेरिकल होने चाहिए, और फिर 1-1.5 दिन में बाकी थ्योरी हो जानी चाहिए। 5 दिन ही होते हैं एक सब्जेक्ट के लिए, और कितने होते हैं? 5 दिन होते हैं। आप छोड़ेंगे तो हम जाएंगे ना, अब ये कह रहे हैं 5 दिन भी तो पूरे नहीं मिले। अच्छा जी, विच क्वेश्चन टू अटेम्प्ट फर्स्ट इन पेपर जो आते हैं, ऑब्वियसली वो थ्योरी के वो सवाल जो आपको आते हैं वो पहले कर लीजिएगा, फिर छोटे न्यूमेरिकल कर लीजिएगा, और फिर आप एंड पे बड़े न्यूमेरिकल की तरफ मूव कीजिएगा। लेकिन बड़े न्यूमेरिकल का मतलब है कि अगर 20 नंबर का न्यूमेरिकल है तो आपने उसके लिए 40 मिनट छोड़ के जाने हैं,
ये ना हो रहा हो कि थ्योरी और उसके अंदर आप इतना टाइम लगा दें कि बड़े न्यूमेरिकल की टाइम कम बचे, वरना फिर बड़े न्यूमेरिकल को पहले हाथ डाल लीजिएगा, क्योंकि उसमें आधे नंबर लेने तो हर बंदे के लिए बिल्कुल आसान होते हैं। तो इसलिए पहले थ्योरी के जो सवाल आते हैं वो कर लीजिएगा, पहले जो है वो छोटे न्यूमेरिकल जाते हैं वो कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आगे मूव कीजिएगा। हाउ टू सॉल्व सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में दो बातें काफ़ी होती हैं, पहले लॉ की प्रोविजन लिखनी है, फिर आपने सिनेरियो से लिंक करना है। जैसे एन इंडिविजुअल शैल बी कंसिडर्ड एज रेजिडेंट इंडिविजुअल इफ ही इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर अ पीरियड ऑफ 183 डेज अमाउंटिंग इन एग्रीगेट टू वाली बात लिख के, उसके बाद लिखना है देयर फॉर एज हिज स्टे इज फॉर अ पीरियड ऑफ 170 डेज एज कैलकुलेटेड बाय मी बिलो, तो ही विल बी कंसिडर्ड एज नॉन रेजिडेंट। लेकिन कई दफा ना वो कुछ गलत तरफ आपको डालता है कि उसके पास पाकिस्तान की सिटीजन है या बाहर की सिटीजन है, तो उसे ये बता देने कि निगेशन ऑफ हिज व्यू पॉइंट कि सिटीजनशिप इज नॉट रेलिवेंट फॉर डिटरमिनिंग रेजिडेंशियल स्टेटस। तो ये तीसरी लाइन तब लिखनी है जब कभी वो गलत रुख पे डाल रहा हो, अगर गलत रुख पे नहीं डाला तो तीसरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं। पहले दो चीज़ें काफ़ी हैं आपके लिए। वो रूल्स वाली बात मैंने आपसे उधर कर ली है कि रूल्स भी दिए हुए हैं। डिफरेंट टैक्स रिजीम्स हैं जी चैप्टर 4 में दी हुई है, पता है ना। फाइनल टैक्स रिजीम, फाइनल टैक्स रिजीम का एक और नाम क्या है, प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम। और फाइनल टैक्स रिजीम में हमारा इंटरेस्ट इनकम आता है और डिविडेंड इनकम आती है। और ग्रॉस इनकम बेसिस, ग्रॉस इनकम पता है आपको, डिविडेंड को ग्रॉस बेस पे टैक्स लगाते हैं, खर्चे वगैरह माइनस करने की इजाज़त नहीं है। ये बात छोड़ दें, इससे बातें होगी हुई हैं। ये बात डिस्कशन ऑफ गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग बिजनेस में यूज हो रही है तो फिर किस चैप्टर में जाएगी, कंक्लूजन लिखें इनकम फ्रॉम बिजनेस। लेकिन अगर नॉट यूज्ड इन बिजनेस है बिल्डिंग तो कहां जाएगी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। सदर अच्छा ठीक है, ये हो गया सारा कुछ रह तो नहीं गया। और ये यस 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 ठीक है जी इंशाल्लाह। अच्छा, एक एम्प्लॉय शेयर स्कीम की जो एडजस्टमेंट रहेगी है ना, वो मैं जो है वो वीडियो ऑफ करा के करा देता हूँ, 5-7 मिनट का क्लिप अपलोड करवा देता हूँ। वो इस लेक्चर का हम पार्ट नहीं बनाते, जिसका दिल चाहे हुआ वो देख ले, जिसका दिल ना चाहे वो ना देखे। तो बड़ा अच्छा माशाल्लाह आप लोग टाइम पे आते रहे रोज़ाना, टेस्ट वगैरह भी आप लोगों ने दिए माशाल्लाह, बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों ने साथ साथ तैयारी की। तो अल्लाह हाफ़िज़ रात को पास करे, और ऑनलाइन वालों, फिज़िकल और हाइब्रिड वालों को हमेशा याद रखा जाएगा। और जूम मीटिंग में कुछ ऑनलाइन वालों ने कसम खाई हुई थी पूरा सेशन नहीं आना, तो अभी भी दिन है, अगर वो आना चाहें तो जूम मीटिंग में आ सकते हैं। अगले हफ्ते वाली जूम मीटिंग शायद सैटरडे को मुझे करनी पड़े किसी वजह से, अगले हफ्ते में नहीं होगी, लेकिन उसके बाद फिर कोशिश होगी मंडे को ही हो, जिस तरह हमारी नॉर्मल चल रही है। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह आपको पास करें। अच्छा ऐसा ठहरो यार, ठहरो ज़रा, अगर कोई ऐसी चीज़ मेरे जहन में आ गई करवाने वाली 5-10 मिनट की, तो वो मैं फिर कभी अपलोड कर दूंगा आपको। तो उसके लिए आप ऐसे कीजिएगा कि वेबसाइट के ऊपर ना, नहीं जो हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर जो है ना, ऐसे ही 10 दिन बाद वेबसाइट के ऊपर जाके ज़रा देख लीजिएगा। मैं वहाँ पे इंग्लिश में लिख के लगा दूंगा कि फलां चीज़ की ज़रूरत पड़ी थी तो 5-10 मिनट की मैंने कोई वीडियो अपलोड कर दिया। ऐसे ही कई दफ़ा कोई आई कैप भी खबर दे देता है, कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, तो उसके लिए हम रिस्क रख रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात ओवर ही, लेक्चर 110 कोई नहीं आना, आया तो आपको वेबसाइट पे बता दिया जाएगा। पोर्टल वाले भी 10 दिन बाद पोर्टल चेक कर लें अगर कोई चीज़ आई हुई। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।